हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। सफलता के रुख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो पीपीएससी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो डेली बेसिस पर आपको मिल रही है ना। रोज़ रात को 8 बजे प्रीमियर होता है हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इकॉनमी का लास्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ इकॉनमी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 5। ठीक है जी। तो जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज भी। तो लास्ट क्लास में भी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आज भी मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। जिनको भी इनकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो मास्टर कोर्स है, जो भी पंजाब सरकार ने 25,000 वैकेंसीज़ की बात की है, वो भी हमने लॉन्च किया हुआ है मास्टर कोर्स सारी 25,000 वैकेंसीज़ के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके इंक्वायरी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी। ठीक है जी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बात करेंगे। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जो कि किस पे काम करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। किस पे काम करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? मतलब क्या बेसिकली क्या होता है कि कोडिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है। ठीक है। इस कोडिंग में क्या होता है कि एक कॉइन बनाया जाता है, उसके बाद कोडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि वो जो कोडिंग है वो नेक्स्ट कॉइन में कॉपी ना हो। मतलब एक कॉइन अगर आपने एक टाइप की कोडिंग कर ली है तो दूसरी कोडिंग आपकी कॉपी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फेक करेंसी का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। जैसे अभी आप नए नोट, नकली नोट भी हो जाते हैं हमारी इकॉनमी में, और असली नोट और नकली नोट में कभी कभी डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर नकली कुछ फेक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज एक ब्लॉकचेन एक पर्टिकुलर आईटी टेक्नोलॉजी है, एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, जहाँ पर कॉपी होने का मतलब नहीं है, बिकॉज हर एक चीज़ की कोडिंग अलग है और ईच कोडिंग जो है ब्लॉकचेन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ यहाँ पर बातें की गई हैं। क्रिप्टो करेंसी आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। दूसरा स्टेटमेंट है क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन हैव लिमिटेड सप्लाई। ठीक है। और ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज बैंड इन इंडिया। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी बैन तो नहीं है इंडिया में। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ठीक है। फिर क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन हैव लिमिटेड सप्लाई। बिल्कुल इनकी लिमिटेड सप्लाई, आप माइनिंग जो है वो कुछ हद तक कर पाओगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब माइनिंग बिटकॉइन में माइनिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। हेंस एक लिमिटेड सप्लाई है बिटकॉइन की। जितनी बार आप माइनिंग करोगे या जितनी कोडिंग आपकी होगी उसके बाद आपके बिटकॉइंस नहीं बनेंगे। और जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रिप्टो करेंसी आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे कोई भी एसेट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग या फिर बोलूँ कोडिंग होती है, जिसके बेसिस पे प्योरली ये काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो करेंसी में वो अलाउड है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज परितोष एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। तो परितोष एफिशिएंसी एक बार ये समझ लीजिए क्या होता है। से सपोज मेरे पास 2 फसलें हैं। ठीक है। मैं छोटा सा एक बहुत ही इजी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। से सपोज मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास 2 फसलें हैं, राइस और वीट। ठीक है। अब आधे लैंड पे मैं राइस उगा रहा हूँ और आधे लैंड पे मैं वीट उगा रहा हूँ। अब कल को मान लो कि मेरे को वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है, मेरे पास लैंड तो लिमिटेड अवेलेबल है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेरे को राइस की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है। पहले मैं 50-50 उगा रहा था मान लो। अब मेरे को वीट की प्रोडक्शन अगर बढ़ानी है तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना पड़ेगा? राइस की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने वीट की प्रोडक्शन को 75 कर दिया और राइस की प्रोडक्शन को 25% कर दिया। ठीक है। वीट की प्रोडक्शन कितनी होगी? 75%, और जो राइस की प्रोडक्शन है वो कितनी होगी? 25%। तो यही बात करता है परितोष एफिशिएंसी। एन इकोनॉमिक सिचुएशन व्हेन सर्कमस्टांसेस ऑफ अ वन इंडिविजुअल। ठीक है। वन इंडिविजुअल मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर चीज के सर्कमस्टांसेस को आप चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेड बेटर विदाउट मेकिंग सिचुएशन वर्स फॉर द अनदर इंडिविजुअल। मतलब क्या? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, हमने राइस के प्रोडक्शन को कम कर दिया, मतलब ये वाली इस बंदे की सिचुएशन को हमने वर्स बना दिया। ठीक है। और इससे क्या होगा? दूसरे वाले बंदे की जो सिचुएशन है वो ठीक हो गई। मान लो कि चलो आप राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैं वीट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अब ये लैंड है, 50 मैं उगा रहा हूँ, 50 आप उगा रहे हो। बट अब परितोष एफिशिएंसी क्या बोलती है कि अगर आपको दूसरे पर्सन की कंडीशन ठीक करनी है तो आपको पहले वाले पर्सन की कंडीशन को वर्स करना पड़ेगा। यही परितोष एफिशिएंसी की बात करता है। तो आपका पहला ऑप्शन
An economic situation when the circumstances of one individual cannot be made better without making the situation worse for another individual is a correct answer. ठीक है, तो दूसरे बंदे की सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको पहले बंदे की सिचुएशन खराब करनी ही पड़ेगी. चलिए, तो आंसर आपका ए हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है आपका, with regard to industry policy resolution of 1956 consider the following statement. ठीक है जी, पहला है आपका इट फॉर्म द बेसिस फॉर सेकंड 5 ईयर प्लान. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पहला जो 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक था, 1951 से लेकर 56 तक. ठीक है जी. देन इट एम टू प्रमोटिंग रीजनल इक्वालिटी इन इंडिया. तो पहला सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था वो 1948 में आया था. बट क्या हुआ, 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसके कारण कुछ चेंजेस आए आपके डेमोग्राफिक. ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, इसके कारण जो है दोबारा आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है 1956 में लाना पड़ा. ठीक है, 1956 में लाना पड़ा. अब उसके बारे में कुछ बातें की गई हैं. इट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट फॉर्म द बेसिस फॉर सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान एंड इट एम्ड प्रमोटिंग द रीजनल इक्वालिटी इन इंडिया. तो यहाँ पर आपके, ठीक है जी, सी दैट इज बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये दोनों बातें बिल्कुल आपकी सही है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा. अगला आपका क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुद्रा बैंक्स. मुद्रा बैंक्स जो स्मॉल वर्क के लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एमएसएमईज वगैरह को लोन प्रोवाइड करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. इट वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान. तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 11th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था. नहीं, ये 12th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था 2016 में. तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है. It is a NBFC, that is non-banking financial company set up under subsidiary of SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये एक NBFC है. NBFC और बैंक में क्या फ़र्क होता है, नॉर्मली बैंक्स में आप पैसा जमा कर सकते हो, NBFCs में आप पैसा जमा नहीं कर सकते. आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी का खाता है NBFC में, बैंक्स में खाते खुल सकते हैं, NBFCs में खाते नहीं खुल सकते हैं. ठीक है जी. और एक इसके अंडर आता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इट डायरेक्टली प्रोवाइड्स लोन टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स अप टू 1 करोड़. 1 करोड़ तक का लोन नहीं प्रोवाइड करता ये. ठीक है जी, इतने बड़े स्मॉल बिजनेसेस को इतने बड़े बड़े लोन्स ये प्रोवाइड नहीं करता. तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ आर नॉट एलिजिबल. तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है. चाहे आपका सर्विस सेक्टर हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर यहाँ पर कवर अप होता है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है. तो आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मतलब बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा. ठीक है जी, बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा. चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री लघु व्यापारी धन योजना. ठीक है जी. तो यहाँ पर मनधन योजना, द स्कीम फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये बिल्कुल गलत है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये स्कीम नहीं चलती. ठीक है जी. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द पेंशन फंड मैनेजर ऑफ द स्कीम. बिल्कुल सही बात है. लाइफ इंश्योरेंस LIC जो है इस पूरे स्कीम का फंड मैनेज कर रहा है. और द स्कीम इज ओपन टू ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर. नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है आपका. तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 ओनली, दैट इज बी आंसर हो जाएगा. क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है. ठीक है जी. और जो स्टेटमेंट 3 है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये बात करता है 18 से 40 साल के वर्ग के लोगों की. यहाँ पर तो हमने सबको इंक्लूड कर लिया, ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, बट यहाँ पर एक्चुअल में ये स्कीम जो है 18 से 40 साल के वर्ग के लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी बात करता. ठीक है जी. चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर दैट गवर्नमेंट RBI कैन टेक टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है जी. तो अगर इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो इनमें से कौन सा मेजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेगी. ठीक है जी. imposing strict norms on foreign investment, encouraging make in India, increasing government spending और following expansionary monetary policy. तो obviously आपको मेक इन इंडिया को बूम करना पड़ेगा अगर आपको इकोनॉमी का रिवाइव करना है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको इकोनॉमी का रिवाइव करना है, जैसे हमने कोविड में किया था. ठीक है, कोविड में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी थी. ठीक है, मतलब थ्रू लोन्स बढ़ी थी. ऑब्वियसली MSMEs को लोन वगैरह प्रोवाइड किए गए थे. फॉलोइंग एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई. बट अगर आप FDIs में रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, तो बाहर के लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंडिया में, जिससे क्या होगा, इंडिया में
फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो कम होगा, इंडिया में डेवलपमेंट कम होगा, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। यही हमारा जो 1991 का क्राइसिस था इसलिए हुआ था बिकॉज इंडिया वॉज अ क्लोज्ड इकॉनमी और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये कभी भी नहीं करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ही रोक लगा दो, नहीं तो आपका इकॉनमी का रिवाइवल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अब ऑम्बड्समैन स्कीम क्या होती है? ऑम्बड्समैन क्या होता है बेसिकली, जब आपकी कोई आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आपके बैंक में कोई आपके साथ क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, तो उसके लिए, उसकी शिकायत के लिए एक आरबीआई ने एक ऑम्बड्समैन स्कीम का जो है गठन किया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एड्स भी आती हैं आजकल, जानकार रहिए, सतर्क बनिए। ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं एड्स में, केएल राहुल आते हैं, तो अलग अलग क्रिकेटर्स आते हैं जो आरबीआई की तरफ से ऐड देते हैं कि जानकार रहिए, सतर्क बनिए। वही आपकी ऑम्बड्समैन स्कीम है जहां पर आप शिकायत कर सकते हो। तो ये आरबीआई ने जो है वो लॉन्च की है फॉर कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको पता है, भीम, यूपीआई, ये सब है ना, जिससे आप आजकल गूगल पे वगैरह सब कुछ यूज़ करते हो, सब कुछ एनपीसीआई मैनेज करता है। तो इट हैज़ बीन सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, इट लिंक्स ऑल एटीएम्स ऑफ इंडिया, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एनईएफटी एंड आईएमपीएस एज डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट। तो विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो किसकी यहाँ पर बात की गई है कि कौन एनपीसीआई के बारे में, ये 3 बातें लिखी गई हैं, तो कौन कौन सी बातें एनपीसीआई के बारे में ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट जो 1 है आपको बिल्कुल इनकरेक्ट है, आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, देन दूसरा है आपका, इट लिंक्स ऑल द एटीएम्स, बिल्कुल एनपीसीआई का एटीएम्स को लिंक करने का बिल्कुल काम है। और जो स्टेटमेंट 3 है क्या बात कर रहा है, इट हैज़ इंट्रोड्यूस एनईएफटी एंड आईएमपीएस। एनईएफटी और आईएमपीएस पहले से ही आ गया था। एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, और आईएमपीएस क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, जो कि एनपीसीआई से पहले ही आ गया था। तो आपका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज टू बी लॉन्च्ड बाय। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मतलब क्या, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती रहती है कि आप कैशलेस बनिए, कैशलेस। सो कैशलेस को मेजर करने के लिए डिजिटल पेमेंट का एक इंडेक्स रखा गया है कि कितना कैशलेस पेमेंट हो रहा है। ठीक है जी, उसको मेजर करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रखा गया है। तो किसने लॉन्च किया है, वो ऑब्वियसली बैंकिंग का सिनेरियो है। तो बैंकिंग कौन, रेगुलेटरी बॉडी कौन है बैंकिंग सेक्टर की, आरबीआई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, वो काम नहीं करती। पहला तो ये बात हो गई। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये 2 बातें तो होती है। ठीक है जी, और सेविंग्स होती है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर की गई है, लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड्स, ठीक है, और इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये 2 स्टेटमेंट जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में आपको लेके जाएंगी, दैट इज 1 and 3। फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली सेविंग्स होती हैं, बट सेविंग्स हुआ है आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष 2022 ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। अब ये जो उत्कर्ष स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, तो आपने याद रखना है ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी एजेंसी होती है, जो क्रेडिट रेटिंग, जो सिबिल स्कोर वगैरह सब है, क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं कि हाँ भाई कितना क्रेडिट रेटिंग है, ए बी सी डी, कि क्या क्रेडिट रेटिंग्स है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को, तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं। और ये किसके अंडर होती है, सेबी के अंडर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आती हैं। ठीक है जी, चलो तो इनमें से कौन सी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नहीं है, तो निकेई, ठीक है, केयर रेटिंग्स है आपकी, क्रिजल रेटिंग्स है, इकरा रेटिंग्स है, बाकी निकेई जो है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये बजट चैप्टर से क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में होता है, बजट में होता है। ठीक है, सो इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं आपसे। फर्स्ट जो है आपका, इट इज प्रोवाइडेड फॉर इन एवरी एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करना है तो हर एक गवर्नमेंट बजट में आता है। सम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बी यूज फॉर क्रिएशन फिजिकल एसेट्स। ठीक है जी, तीसरा जो है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनमें से बात की गई है आपसे कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका ठीक है, बिकॉज ये हर एक बजट में आता है।
ठीक है, हर एक बजट में आता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, सॉरी हाँ जी, जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो है सम पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभार क्या होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो आप एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कभी कभार थोड़ा बहुत मोटा मोटा यूज़ कर लेते हो, कोई फिजिकल एसेट उससे बन जाती है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, उसको आप कोई फिजिकल एसेट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट डू नॉट फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहले दो स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जो DEA है वो इनमें से कौन से फंक्शंस के लिए एलिजिबल है, कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट, ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस, देन मॉनिटरिंग द डाइवेस्टमेंट प्रोसेस, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में बोलूँ, एंड फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो यूनियन बजट आपको पता है हर साल आता है। फिर बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, कौन देखो, जो आपके 1 रुपए का नोट एंड जो आपका कॉइन्स हैं सारे के सारे, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और बाकी जो नोट्स हैं वो RBI के अंडर आते हैं। यस और नो? तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है। देन मॉनिटरिंग द डिसइन्वेस्टमेंट, और लास्ट डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट लोगों को अपने शेयर्स बेचती है, मतलब गवर्नमेंट जो है पैसे इकट्ठे करती है बाय सेलिंग देयर शेयर्स इन PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना तो एक स्कीम है। तो अब यहाँ पर करेक्ट कोडिंग यूज कर रहे हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो आपका, ठीक है जी, वो आपका प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट में भी हेल्प करता है, और प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस, मतलब क्या, कॉइन्स एंड ₹1 नोट, ठीक है। तो RBI के अंडर आपके सारे के सारे नोट्स आते हैं, ठीक है। बट हेल्प कौन करता है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एंड जो आपका RBI है, उन दोनों को हेल्प कौन करता है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही आपका हेल्प करता है। देखो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम भी दिया गया है, देखो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम ही दिया गया है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो आपकी FSDC है, FSDC उसके बारे में कुछ बातें की गई हैं। सबसे पहले, इट इज़ चेयर्ड बाय द RBI गवर्नर, द काउंसिल कैन इन्वाइट एक्सपर्ट्स टू इट्स मीटिंग इफ रिक्वायर्ड, इट्स मेंबर इंक्लूड द हेड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो इनमें से FSDC के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है? तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो सेकंड और थर्ड चेयरमैन ऑफ RBI जो है, इसका चेयरमैन नहीं होता, जो बट सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। बिकॉज अगर ये काउंसिल चाहे तो अपने मीटिंग में कोई भी एक्सपर्ट, अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो कोई एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है, तो उस एक्सपर्ट को ये बुला सकता है। एंड जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर का जो हेड होता है इंडिया का, वो इसके मेंबर का पार्ट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है आपका, द मेथड विच कैन बी यूज टू मेजर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑब्वियसली यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ फार्म लेबर, ठीक है जी, इनपुट आउटपुट रेशो ये भी मेजर कर सकते हो, एंड कन्वर्टिंग टोटल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेसिकली आउटपुट पर यूनिट क्या हो गया कि भाई हर पर यूनिट में मेरे को आउटपुट कितना मिल रहा है, प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हो गया कि पर यूनिट में मेरे को टोटल प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, इनपुट आउटपुट मतलब क्या हो गया कि मैंने कितना डाला कितना निकाला, और टोटल प्रोडक्शन को पैसों में कन्वर्ट करके देख लेते सारे के सॉरी। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को यूज़ करने के लगा सकते हैं। देखो इतने सारे तरीके दिए हुए हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द GDP। तो आपको पता है सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन करता है? एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विसेज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़े में करना है। तो एग्रीकल्चर अराउंड 17% करता है, ठीक है। फिर आपका जो इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा करता है, और जो फाइनली सर्विस सेक्टर है वो आपका उससे ज़्यादा करता है, अराउंड 49-50% के आसपास, ठीक है जी। चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी योर ए आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन किसकी बात करता है? गोल्डन रेवोल्यूशन। तो आपको याद होना चाहिए जो गोल्डन रेवोल्यूशन है, ठीक है जी, गोल्डन रेवोल्यूशन किसकी बात करता है आपका, ठीक है जी,
हॉर्टिकल्चर की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है? हॉर्टिकल्चर की बात करता है, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट की बात करता है, येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड की बात करता है, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करता है। ये सारे के सारे रेवोल्यूशंस मैंने आपको दे रखे हैं। देन ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। ब्राउन रेवोल्यूशन आपका लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करता है। पिंक रेवोल्यूशन आपका अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स एंड पॉन प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। और फाइनली आपका जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन और सिल्वर रेवोल्यूशन है वो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और एग प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री की बात करते हैं, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी गोल्डन रेवोल्यूशन, वही सेम क्वेश्चन, गोल्डन रेवोल्यूशन किसकी बात करता है? अभी अभी हमने पढ़ा है, गोल्डन रेवोल्यूशन बात करता है आपका हॉर्टिकल्चर की, वही सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, राइट? हाँ जी, तो गोल्डन रेवोल्यूशन बिल्कुल सही बात है। तो गोल्डन आपके यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, कि कौन कौन सा रेवोल्यूशन किस किस की बात करता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द अर्बन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात हमें पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, आज भी प्राइमरी सेक्टर जो है वो काफ़ी लोग, मतलब लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड है। हाउएवर 17% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बट जो अर्बन एरियाज़ में, अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं है, मेजरली जो है वो आपकी किस में है? सर्विस सेक्टर में मेजरली है, ठीक है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट है कि भाई साहब आप बाहर से इंपोर्ट कम करो और इंडिया में बनाओ, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कैसे कर रहे हैं हम लोग? इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अ नेशन विच हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंपोर्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टू सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट टू हैव अ फेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी बात कर रहा है? ये वाली, सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, मतलब आप इंपोर्ट कम करो और डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दो, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका, इट प्रोवाइड्स द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अप टू 10 लाख एंड इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन। तो जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 में, उसमें कंज्यूमर्स के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे, तो उन अमेंडमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तीनों की तीनों बातें मतलब कौन कौन सा, कंज्यूमर की डेफिनेशन अच्छे से बताई गई है। फिर अगर कोई मिसलीडिंग करता है, एडवर्टीजमेंट में मिसलीडिंग करता है, कोई एडवर्टीजमेंट में कुछ और बता रहा है और एक्चुअल में कुछ और है, तो उसके लिए पेनल्टी है। और जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है कि कंज्यूमर की बातों को सुना जाए, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन जो है, रिड्रेसल रेजोल्यूशन बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। सारे के सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में कुछ यहाँ पर बातें की गई हैं। द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है। इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड द सिटीजन विद डिजिटल लॉकर्स। दिस प्लेस एम्फेसाइज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज इन हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है जी। अब देखो अल्टीमेटली यहाँ पर बात अगर मैं करूँ, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो पहली बात है वो बात की गई है कि डिजिटली सबको इकोनॉमी में नॉलेज प्रोवाइड की जाए, सोसाइटी को नॉलेज प्रोवाइड की जाए। देन इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड द सिटीजन विल ऑल डिजिटल नॉलेज, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। बट यहाँ पर हिंदी जो है, इट दिस प्लेस एम्फेसाइज ऑन अवेलेबिलिटी इन हिंदी लैंग्वेज, मतलब क्या लैंग्वेज का ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ ये दो बातें की गई है, लैंग्वेज की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, तो जो कि होगा आपका ए, ठीक है जी, 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री आईआईपी अंडर द यूज्ड बेस क्लासिफिकेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने जो है वो आईआईपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये डाटा को कंसीडर करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, दूसरा आपका कैपिटल गुड्स है और तीसरा आपका क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? प्राइमरी गुड्स आएगा, सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद किसका है? कैपिटल गुड्स का कंट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद किसका है? फाइनली कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का कंट्रीब्यूशन है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा आपका हो जाएगा,
ठीक है जी, इज इट क्लियर टू यू? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 एंड 2 आपका आई थिंक आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सारा का सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अब